नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों के बीच हुए तनाव के बाद सीएम योगी ने एक्शन लिया है। सीएम ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बिना किसी रियायत कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि शांति में खलल पैदा करने वाले पर हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस अधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से ले, किसी भी घटना की सूचना मिलते ही सख्त कार्रवाई करे। कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद बेकनगंज इलाके में पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर पुलिस कमिश्नर समेत भारी संख्या में पुलिस बल मुख्य सड़क से लेकर गलियों में पैदल मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस के अनुसार कानपुर में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई या किसी अन्य संगठन की साजिश को भी खंगाला जा रहा है। अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रात 2 बजे यतीम खाना की सड़क पर पुलिस कमिश्नर और डीएम ने फ्लैग मार्च किया। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि 36 लोगों की पहचान की जा चुकी है और अभी भी हमारे पास बरामद फोटो से अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज है और इसमें क्या डिटेल रहा है इसको तो अभी तहकीकात का विषय है, लेकिन अभी सामान्य कर ली गई है स्थिति और इस पूरे बहुत बुरा कुछ घटनाक्रम हो सकता था, उसको स्थिति रहते नियंत्रित कर लिया गया है और जो मिसक्रिएंट्स हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी उसके लिए पुलिस क्या काम समझ में आया कि क्या वजह थी जो ये मोस्टली कोई कारण अभी एक्चुअली अभी इस पॉइंट पर मैं नहीं असेस कर पाऊंगी, मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगी, लेकिन ये वाकई में निश्चित कि एक तहकीकात का विषय है कि कि क्या रीजंस रहे हैं। इसमें घायल हुए पूछिए कुछ लोग सुनने में आया है कि पत्थरबाजी हुई है तो चोटें हुई हैं। अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये हमने आपको बताया था और वर्तमान में बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जिनकी शिनाख्त हो चुकी थी हमारी अलग अलग 6 टीमें काम कर रही हैं, एविडेंस कलेक्शन के लिए भी काम कर रही हैं और दूसरी तरफ हम अन्य लोगों की शिनाख्त करने का भी काम कर रहे हैं। फ़ोटोग्राफ वीडियोग्राफ एनालाइज कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम सभी लोगों को शिनाख्त कर लें और उन पर विधिक कार्यवाही हम आगे बढ़ाएं। हमारी इस कार्य के लिए 6 टीमें हैं जो गिरफ्तारी का कार्य करेंगी और एविडेंस कलेक्शन के लिए भी हमारी अलग अलग टीमें हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक इस पर वर्क कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी उसमें हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे आगे गिरफ्तारियां बढ़ेंगी हम आपको बताएंगे। देखिए अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 3 एफआईआर हैं उनमें 36 लोगों के नाम हैं। एफआईआर आप लोगों ने देखा है और बाकी जो नाम नहीं है अज्ञात हैं उनका शिनाख्त हो रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा, विधिक कार्यवाही नियमानुसार विधि संगत रूप से होती जाएगी। कानपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कानपुर हिंसा की निंदा की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक और पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का द्योतक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश और यहाँ का विकास कैसे संभव होगा। सरकार इस घटना की धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना आगे ना हो। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कानपुर हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। घटना का जिक्र करते हुए अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदुओं अभी भी एक हो जाओ, कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं आएगा। अभी हाल ही में मैंने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था कि हिंदुओं सावधान हो जाओ, अपनी सुरक्षा के लिए तीर कमान रखे, जरूरी चीजें रखे, जिस पर कई लोगों ने मेरी बात का विरोध किया था। आपने कल देख लिया ना कानपुर में क्या हुआ और कौन लोग हैं जिन्होंने जुमे की नमाज के बाद पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। यहाँ तक पुलिस भी अपने आप को उनके पत्थरों से नहीं बचा पाई। बीजेपी ने लोकसभा उपचुनावों को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने रामपुर से घनश्याम लोधी
लोधी को टिकट दिया है और साथ ही आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को प्रत्याशी बनाया गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी आजमगढ़ से मुख्तार अब्बास नकवी को उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और सपा में से किसी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म होगा और साथ ही योगी सरकार में 5 मंत्री ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इसमें जसवंत सिंह सैनी, दानिश आजाद, जेपीएस राठौर और नरेंद्र कश्यप का नाम है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सभी मंत्रियों को पार्टी विधान परिषद भेजेगी। विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर विधायकों की समीक्षा बैठक बुलाई। पार्टी की इस बैठक में लगभग सभी विधायक मौजूद रहे। सपा की इस बैठक में वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ 2024 के चुनावों को साधने की चर्चा हुई। साथ ही पार्टी को जीत दिलाने के लिए सभी नेताओं से जनता के बीच जाने और काम करने पर चर्चा की गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर लिखा कि सिर्फ तोहफों में ही क्यों, यूं ही हमेशा खुशबू बांटो, नफरत बांटने में भला क्या रखा है। आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूपी के जिले में बनने वाले खास प्रोडक्ट जैसे सीतापुर की दरी, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और कन्नौज का इत्र तोहफे के तौर पर उद्योगपतियों और अन्य अतिथियों को दिया गया था, जिस पर अब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग वाले दावे के बाद से ही संतों में वहां जाने की होड़ शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए प्रशासन किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं दे रहा। ताजा मामला स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर है, जो फिलहाल नजरबंद किए गए हैं। वो ज्ञानवापी में 71 लोगों के साथ पूजा करने वाले थे। ज्ञानवापी में शिवलिंग पर जलाभिषेक की जिद कर रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हैं और उन्हें प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। साथ ही उनके मठ के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। प्रयागराज जिले के दारागंज स्थित पौराणिक वेणी माधव मंदिर के गर्भगृह परिक्रमा मार्ग में निर्मित ब्रह्मलीन महंत ओमकार गिरी की समाधि हटाने को लेकर वाद दायर किया गया है। समाधि हटाने की मांग को लेकर दाखिल इस केस की सुनवाई आगामी 11 अगस्त को होगी। मोरी दारागंज के एक निवासी ने इलाहाबाद की अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें दिवंगत महंत ओमकार गिरी की पुत्री विभा त्रिपाठी, सर्वकारा महंत वेणी माधव मंदिर और विराजमान वेणी माधव बजरिये सचिव महानिर्वाणी अखाड़ा दारागंज को पक्षकार बनाया गया है। मेरठ के जगेठी गांव पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि बीजेपी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है और मेरी हत्या कराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का निचला नेतृत्व इस तरह की हरकतों में लगा है। कर्नाटक में साजिश के तहत हमला किया गया, जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी। इस दौरान राकेश टिकैत ने बेंगलुरु में हुए स्याही प्रकरण पर भी बयान दिया। टिकैत ने कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो बीजेपी की साजिश थी। नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका टाटा ग्रुप को दिया गया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कहा कि इस अनुबंध के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयर साइट इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, उद्योगपतियों और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगी। आगे बताया कि याईपाल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का चयन किया है। कंपनी को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन, खरीद और निर्माण में उसके अनुभव के आधार पर अंतिम 3 में से चुना गया। बरेली के भुत्ता थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। मामला ब्रह्मपुर गांव का है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती और युवक ने आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। क्या क्या लग रहा है, क्यों खाए, क्यों किया होगा? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। क्या जानकारी मिली आपको, कुछ पता चला? उसने देखा इसमें कुछ नहीं रखा, घर ले जाओ। कोई सुसाइड नोट कुछ छोड़ा हो? कोई रिलेशन नहीं पता लग रहा क्या रिलेशन था, क्यों क्या, किस लिए किया है, किस लिए नहीं किया। कोई मेरे घर पे ना कोई लड़ाई ना झगड़ा कुछ नहीं था, ना कोई परेशानी। मुझे नहीं पता क्या उसने क्यों किया है, कहा जा रहा है कारण मुझे नहीं पता क्या कारण उसका। कहा जा रहा है कि किसी लड़के से कुछ बातचीत करती थी। जे मुझे कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ। करती बात तो नॉलेज में मेरे भी आती। हम 3 भाई हैं, घर पे रहते हैं तीनों, पापा मम्मी। मेरे तो नॉलेज में नहीं आई कि लड़के से बात करती है, किससे बात करती है। मानसून को लेकर प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि सभी को पता है कि मानसून ने केरल और कर्नाटक में दस्तक दे दी है और अब आने वाले दिनों में मानसून के उत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल के खाड़ी में चक्रवात के आसार बने हुए हैं। इसकी वजह से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नागालैंड तक बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों देते रहे TNP न्यूज़। नमस्कार।